चलिए प्राइम टाइम को आगे बढ़ाते हैं। तीन खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं कि कांस्टेबल की मौत हुई दिल्ली में, इसका जिम्मेदार कौन है। एक बड़ा नुकसान न सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए और राष्ट्र के लिए भी। क्या वजह रही, इस पर हम बातचीत कर चुके हैं ब्रेक के पहले, लेकिन अब बात करते हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक एक दिन का वेतन देने की अपील की है और सभी पुलिसकर्मियों से, दिल्ली पुलिस में जितने भी पुलिसकर्मी मौजूद हैं, कार्यरत हैं, सबसे, और जो रिटायर हो चुके हैं उनसे एक एक दिन का पेंशन देने की अपील की गई है। क्या इतने से एक इंसान की कमी को पूरा किया जा सकता है? पहला सवाल सामाजिक कार्यकर्ता से, पंकज विद्यार्थी जी से। देखिए विवेक जी, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी क्षति की पूर्ति किसी भी आर्थिक मदद से नहीं की जा सकती है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं जिंदा होता है वो सारी भूमिकाओं को अदा करता है, पैसा सिर्फ संतावना दे सकता है। तो व्यक्ति की क्षति की पूर्ति कभी भी पैसे से नहीं आंकना चाहिए। और जिन लोगों ने अपने एक एक दिन के वेतन की बात कही है, ये कहीं ना कहीं सद्भाव को इंगित करता है। अब हमारे पास एक ये बहुत बड़ी बात यह है कि यह सारी घटनाएं हुई क्यों, इसके पीछे के कारण क्या हैं। इसके पीछे के कारण में अगर हम जाते हैं तो आज हमारे समाज में एक बड़ा समाज का जो चरित्र है वो छिछोरापन सा हो गया है। हम भी अगर अपनी बहन के साथ जाते हैं तो सामने वाले लोग ये कहते हैं कि हो सकता है किसी लड़की को घुमा रहा है। कहीं ना कहीं समाज के में भी एक मानसिकता जो है उसकी बदली है। बुनियाद को खोखला करने वाली बात कह रहे हैं आप। ये हुआ कहां से? ये बुनियादी जो ढांचा अगर कमजोर पड़ा, एक नुकीले कील तक आ पहुंचा, एक पिरामिड के हिसाब से पिरामिड ही पूरा उल्टा पड़ गया, उसके ऊपर इतना वजन आ गया युवाओं का। कहां से दिक्कत है? तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में कहीं ना कहीं सामाजिकता में जो एक भाईचारा था वो समाप्त हो रहा है, और कहीं ना कहीं नैतिक मूल्य हमारे देश के और समाज के बीच में जो थे वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। कभी कभी संस्कार मिलता था बच्चों को परिवार से, घर से, वो भी एक आधुनिकता के दौर में कहीं ना कहीं वो खोता जा रहा है। संयुक्त परिवार टूट के एकल परिवार में हो गया और एकल परिवार में भी सभी कमाने वाले हैं। एकाकी परिवार में जिम्मेदारियां जो है वो सीमित होती जा रही हैं। तो इस आधार पे अगर हम देखें तो हमारा समाज एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है जहां पर कोई भी सरकारें आएंगी, यहां पर भी मैं सरकार की बात, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल की बात थी इसलिए मैंने सरकार को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन यहां पर अगर हम गौर से देखें तो यहां पर कहीं ना कहीं मानसिकता में बदलाव आया है। और जब मानसिकता में बदलाव होता है तो कहीं ना कहीं वो अराजकता का रूप ले ही लेता है। सुशील जी, क्या अमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है? अगर हम एक खाके के तौर पर इसको देखना चाहें तो क्या बदलाव किए जाने की जरूरत है कि इस तरह की घटना दोबारा हम लोगों के सामने ना आए और इस तरह का नुकसान कम से कम किसी को ना उठाना पड़े? देखिए, जब तक प्रशासन सख्त नहीं होता जी, प्रशासन इतनी नरमी क्यों दिखाता है? जब मालूम है कि इतनी पब्लिक इकट्ठी हो रही है, उसके बावजूद भी प्रशासन ढुलमुल रवैया अपनाता है जी। प्रशासन जब सख्त होता है, जब देखता है जी बिल्कुल सर से पानी बहुत ऊंचा हो गया है जी, अगर इसमें से राजनीति निकाल दी जाए तो बहुत हद तक हम कामयाब हो सकते हैं। ये राजनीतिक लोग जो हैं, जैसे तो राजनीतिकर्ता कौन है? राजनीतिकर्ता कौन है? राजनीतिक लोग जो हैं, जो राजनेता हैं, ये प्रशासन को अपने हिसाब से चलाते हैं। अगर प्रशासन स्पष्ट होके चले, अपने हिसाब से चले, तो प्रशासन सही चल सकता है जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो सकती। राजकुमार जी, क्या आप मानते हैं कि प्रशासन आपके हिसाब से चलाते हैं और आपकी पार्टी अपने हिसाब से प्रशासन को मोड़ती और दिशा देती है? देखिए, प्रशासन जो है, प्रशासन के अपने राइट्स भी हैं और पार्टी या सरकार, हमारी जो सरकार है वो पर्टिकुलर जो प्रशासन है उसे कोई गलत निर्देश नहीं देती है। कई बार जो अधिकारी होते हैं अपने विवेक से भी डिसीजन लेते हैं। अगर वो गलत डिसीजन लेते हैं तो हम उनके पीछे भी एक सिस्टम खड़ा करते हैं और पता करते हैं भाई इसने अगर ये डिसीजन लिया तो क्यों लिया जी। तो इन्हीं चीजों को देखने के लिए सरकार जो है वो अधिकारियों को अपने सत्ता में नहीं रखती है, अपने अंकुश में नहीं रखती है। ये बात तो साफ है कि जो दिल्ली पुलिस है वो केंद्रीय मंत्रालय के हाथ में है, जिसमें प्रदेश सरकार की बहुत ज्यादा भूमिका नहीं होती। हालांकि शीला दीक्षित लगातार मांग कर रही हैं कि जो वीवीआईपीज है उनकी सुरक्षा को छोड़कर पूरी जो दिल्ली पुलिस है उनका कमान उनके हाथों में दे दिया जाए, यानी कि प्रदेश के हाथों में, प्रदेश शासन के हाथों में दे दिया जाए। वहां पर जो कुछ हुआ इसके लिए केंद्रीय मंत्रालय क्या जिम्मेदार नहीं है? अगर इस तरह के आदेश दिए गए कि इन आक्रोश भरे युवाओं पर अगर आप वाटर कैनन इस्तेमाल करें या लाठी डंडे इस्तेमाल करें,
हो सकता है अगर इस तरह की झड़पें होती है तो नुकसान दोनों तरफ का होगा, यह सबको पता था, लेकिन फिर भी उस आग में एक तरफ से युवाओं को भी झोंका गया और दूसरी तरफ से दिल्ली पुलिस को भी झोंका गया, क्योंकि जब दो तरफ से चक्की पे चलती है तो घुन तो पिसता ही है। देखिए, ना तो कोई ऐसा सरकार का कोई ध्येय था कि भाई किसी को नुकसान पहुंचाया जाए जी। सरकार का तो यही इसमें था कि भाई ये जो युवा जो भी अपनी बात को रखें एक शांतिपूर्वक तरीके से रखें, लेकिन कुछ तत्व इसमें ऐसे आ गए अराजक, जिनकी कि मैंने अभी भी कहा पहले भी कि भाई जांच चल रही है उनके सामने आते ही उन पे एकदम से उनकी चीजों को देखा जाएगा, भाई इनका किस आदमी का कहां दोष है जी। लेकिन एक बात बड़ा जो यहां पर निकल कर सामने आता है वो ये है कि आप एक तरफ से वाटर कैनन चला रहे हैं, दूसरी तरफ से आप आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं। ऐसे में आपको पता है कि सामने जो भीड़ है वो आक्रोशित होगी, उसके हाथ में पत्थर हो सकता है, उसके हाथ में कुछ भी हो सकता है, और ऐसे में भी अगर आप इस तरह की चीजें कर रहे हैं तो इसको टैकल करने का एक और तरीका हो सकता था। इसको देखिए जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे जो लगता है जी, विवेक जी, पंकज कुछ कहना चाह रहे हैं? इसमें जो सारी घटनाएं हैं, आपने एक बहुत अच्छा बीच में वार्ता के दौरान एक बात उठाई थी कि इसके पीछे का एक ऐसा क्या पॉइंट हो जिससे ये सारी घटनाएं ही ना घटें। चलिए परिवर्तन की बात कर लेते हैं, बताएं। तो इसमें परिवर्तन की बात यह है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कम से कम वैल्यू एजुकेशन को ऐड किया जाए, ये पहला ये पहला अमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। दूसरा, सरकार की तरफ से कम अब इतनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी मजबूत हो चुकी है कि सभी बसों में सीसी कैमरे लगाए जाएं, चाहे वो प्राइवेट बस हो या टैक्सी हो या ट्रेवल एजेंसीज हो, सब में दिल्ली के अंदर या जितने मेट्रो शहर हैं जहां जहां पर भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं वहां पर हमें सारी बसों को सरकारी उनको मतलब सीसी कैमरों से लैस करना चाहिए जी, ताकि जो है किसी भी प्रकार की घटना को हम आइडेंटिफाई कर सकें और सामान्य रूप से जो भी चोर या जेब कतरा या लड़कियों का छेड़छाड़ जैसी चीजें बहुत आसानी से हम रोक सकते हैं जी। और दूसरी बात है, अगर हम वैल्यू एजुकेशन से संबंधित बातों को हम ऐड करते हैं जी, तो कहीं ना कहीं समाज के मानस में एक परिवर्तन आएगा। आज वही रैपिस्ट, उसके अंदर अगर एक हैवानियत की सोच नहीं होती तो शायद उस लड़की के साथ ऐसा नहीं करते, और जिस बुरी हालत में उनको नंगा करके उस फ्लाईओवर के नीचे फेंका गया और देखने वाले भी 50 लोग इकट्ठा हुए, ये एक बड़ा प्रश्न है। 50 लोग इकट्ठा हुए, कोई भी उस पर एक वस्त्र नहीं डाल सका। इसका मतलब कहीं ना कहीं नैतिक मूल्यों का पतन हो चुका है और उसे पुनः स्थापित करने के लिए हम सबको विचारणीय प्रश्न खड़ा करना चाहिए। सुशील जी, आपसे सवाल, नैतिक मूल्यों का पतन हो चुका है, बड़ी अच्छी बात समझाई यहाँ पर पंकज जी ने। हमने सुना उनको कि काफी अच्छे पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पर रखे, काफी बारीक मुद्दे यहाँ पर रखे। आज की स्कूलों की पढ़ाई की अगर बात करें, पूरी तरह से बाजारीकरण हो चुका है। क्या एक बड़ी वजह है कि हम अपने नैतिक मूल्यों को खोते जा रहे हैं? भारतीय संस्कृति जो पूरे देश में कभी जानी जाती थी, नालंदा विश्वविद्यालय के जरिए हम कभी दुनिया को पढ़ाते थे, आज वो खुद अपने अस्तित्व और अपने वजूद के लिए लड़ रही है। जी, आज बच्चों में संस्कार की बहुत कमी हो चुकी है जी, और ये स्कूलों का इतना बाजारीकरण हो चुका है जो कि आम व्यक्ति जो है, आम आदमी जो है, स्कूलों में बच्चों को पढ़ा नहीं सकते और बच्चों में विहीन भावना आ जाती है। आम आदमी जो आम गरीब घर का बच्चा है वो पढ़ नहीं पाता, तो इसके बहुत बड़े कारण हो सकते हैं जी कि अमीर आदमी तो कहीं भी अपने बच्चे को दाखिल करा देता है जी, गरीब आदमी कहां जाएगा? उसके लिए ना तो सरकार सोचती है, दाखिला तो मिलता है, लेकिन हम रॉबिनहुड को पढ़ते हैं, हम और भी लोगों को पढ़ते हैं, हम कोलंबस को पढ़ते हैं, हम कृष्ण को क्यों नहीं पढ़ते हैं जिसने गोवर्धन पर्वत उठाकर तमाम लोगों को नीचे रख लिया था? वो करुणा वाली भारतीय समाज कहां गई? वो दया भावना कहां गई हमारे अंदर से? क्या वो विलुप्त हो चुकी है? जी बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है। आजकल बच्चों को बताया ही नहीं जाता, उनको अपने पूर्वजों के बारे में मालूम नहीं है, उनको अपने क्रांतिकारियों के बारे में नहीं है, मालूम नहीं है, उनको वही पढ़ाया जाता है जो पेरेंट्स को के अपने फायदे का होता है, या मास्टर टीचर लोग जो अपने फायदे का जी। और कुछ बोलना चाह रहे हैं पंकज जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? दूसरा, मैं इसको नैतिक मूल्य से इसलिए जोड़ रहा हूं कि व्यक्ति का जो है माइंड 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसे हम राइट और लेफ्ट स्फीयर बोलते हैं जी। एक बहुत अच्छे जैन धर्म के आचार्य महाप्रज्ञ हुए हैं, उन्होंने इस बात को बहुत गंभीरता से लिखा है अपनी पुस्तक में जी। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति का राइट पोर्शन जो लेफ्ट पोर्शन जो होता है वो बेसिकली मतलब लॉजिकली होता है जी। अर्थ और इन सारी चीजों से रिलेटेड होता है जी। और आज हम व्यक्ति की पढ़ाई, बच्चे की पढ़ाई सिर्फ नौकरी और इन सारी चीजों के लिए, डॉक्टर इंजीनियर के लिए बात बिल्कुल, मैंने यही कहा कि बाजारीकरण हुआ और हमें बच्चे के पैदा होने के साथ ही ये हम कर देते हैं कि ये बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए, ये इंजीनियर ही बनेगा,
और इसके पीछे उस पर भी हम हमेशा दबाव बढ़ाते हैं। उसकी फीलिंग जो समझते नहीं है, उसके लेफ्ट स्फीयर पे ही ज्यादा वर्क होता है, उसका जो इमोशनल राइट स्फीयर होता है उससे वर्क नहीं होता है, जिसका परिणाम होता है कि व्यक्ति सुंदर व्यवस्थित कोट पैंट सब में होता है। जैसे ही हम एक BMW कार में बैठे होते हैं, कार अच्छी होती है, देखने मजबूत होती है, लेकिन विदाउट ब्रेक होती है। अर्थात हमारे देश में जो युवा प्रोडक्ट खड़ा हो रहा है, जो नैतिकता विहीन खड़ा हो रहा है, जो विदाउट ब्रेक है, जिसका कारण है, और कहीं ना कहीं यही जिम्मेदार है इस घटना के लिए। आप सोचिए उस बस के अंदर 7 लोग थे जी। 7 लोगों के अंदर की क्या संवेदनाएं नहीं जगी? क्या उनके अंदर कोई बहन नहीं था? क्या उनके कोई और ये जो तमाम माहौल बना, ये जो माहौल क्रिएट हुआ, इसके बाद जब ये कांस्टेबल की मौत हुई, ये तमाम घटनाक्रम शुरू से जिम्मेदार है। और अगर एक जिम्मेदारी लेने की बात अब अगर आएगी तो कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसके लिए स्थिति को देखते हुए, नजारे को देखते हुए कहा जाता है कि हमारे देश का सरकार, जो हमारे देश की सरकार लोकतंत्र पे आधारित है जी। तो लोकतंत्र तो डिमांड कर रहा है कि उसे फांसी दीजिए जी। तो कम से कम सरकार को ये सोचना चाहिए, और फांसी का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। क्या ऐसा मान सकते हैं कि वो जो भीड़ वहां पर थी उसमें कुछ जो बाहरी प्रदर्शनकारी या फिर कहें उग्र तत्व भी मौजूद हैं? नहीं, उग्र तत्व उसमें कोई नहीं मौजूद थे। मैं कांग्रेस नेता की उस बात को मैं काटना चाहता था उसी जगह पर, लेकिन मैं काटा नहीं, क्योंकि ये वो युवा थे, ये JNU, DU और कॉलेज के वो छात्र छात्राएं हैं जिनको आने वाले कल में उनके घर से पाबंदियां शुरू होंगी। वो बच्चे भी शुरू से अपनी फ्रीडम को लेकर के फाइट कर रहे हैं जी। और उसके पीछे कहीं ना कहीं और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन आज समाज में एक और अपने राइट्स के प्रति जागरूकता बढ़ी है जी, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं मूल्यों का ह्रास हुआ है। राइट के प्रति लोग जागे हैं, लेकिन मूल्य के प्रति अपने लोगों ने अपने मूल्यों को खोया है। मूल्य का पतन हुआ है। हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता हैं राजकुमार जी। राजकुमार जी, क्या लगता है अब कांग्रेस किस तरह से इसकी भरपाई करेगी? अगर आपसे जानना चाहें कि इसकी जिम्मेदारी अगर एक शब्द में आप किसी पर देना चाहें या इस पर बात करना चाहें तो क्या बोलेंगे आप? देखिए, भीड़ है, भीड़ में युवा हैं। अब युवा में कौन क्या है, अभी ये खन्ना जी से अभी आप पूछ रहे थे कि भाई वहां पर इनका एक एडवाइस है भाई कैमरे लगाए जाएं। अब ठीक है, कैमरे भी, अब कैमरे को जो आइडेंटिटी किया जा रहा है वहां पर कि भाई कौन आदमी था, क्या था, उसके बारे में एजेंसियां, मैं अभी बता रहा हूं कि एजेंसियां और लोग लगाए गए हैं। अगर वो दिखेगा, जांच हो रही है, दिखेगा कि हाँ भाई ये इसमें दोषी है, तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। बिल्कुल, किसी के जान पर जान चली गई है और अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो जाहिर सी बात है हत्या का अपराध चलेगा। लेकिन जो बात निकलकर सामने आती है वो ये है कि सामाजिक और नैतिक मूल्यों का पतन हो चुका है। हम अब आपस में एक दूसरे को नहीं पहचानते, पढ़ाई का बाजारीकरण कर चुके हैं और हमारे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। तो कुल मिलाकर जो बात सामने आ रही है वो ये है कि हमें यहां से एक बदलाव की बयार जो शुरू हुई है, इसमें हमें उन तमाम चीजों को याद करना होगा जिसमें भारतीय संस्कृति कभी जिया करती थी। आप तीनों जो खास मेहमान हमारे साथ रहे, उन तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।